वीविंग का प्रोसेस जो है उसमें अगर वीविंग का हम ओवरऑल फ्लो प्रोसेस देखें तो वीविंग में सबसे पहले हम वाइंडिंग का प्रोसेस आता है, फिर वार्पिंग का, फिर साइजिंग का, और साइजिंग के बाद जो है वो ड्राइंग इन का प्रोसेस है, और ड्राइंग इन के बाद ड्राइंग इन के जो पैरेलल है वो नोटिंग का भी प्रोसेस होता है, और उसके बाद लूमिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो साइजिंग जो है वो बेसिकली वीविंग का, इसको हम कहते हैं, जैसे कार्डिंग को हमने कहा हार्ट ऑफ स्पिनिंग है, तो जस्ट लाइक दैट साइजिंग जो है वो हार्ट ऑफ वीविंग है, कि जितनी अच्छी साइजिंग होगी, कहते हैं वेल साइज इज वेल वीव, कि जितना अच्छा साइजिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी वीविंग होगी। बेसिकली साइजिंग जो है वो हम वाब यान की करते हैं, वेफ्ट की नहीं करते, जैसे उस दिन आपको दिखाया भी था पूरा। तो साइजिंग का जो बेसिक पर्पस होता है कि कोई ना कोई एडहेसिव जो है मटेरियल वो यान के ऊपर अप्लाई करना, ताकि यान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेहतर हो जाए। अच्छा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी बेहतर होती हैं? उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है, इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है, उसकी फ्रिक्शन, उसकी टेंशन और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो यान की इम्प्रूव हो जाती हैं। तो साइजिंग का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है वीवेबिलिटी को इन्हांस करना, यानी जो हमारी वीवेबिलिटी है वो बढ़ जाए, यान अच्छी तरह वीव हो जाए, ये मेन असल ऑब्जेक्टिव ये है। इसके अगर हम देखें तो अदर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि यान की जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाए, यानी यान पूरा स्मूथ हो जाए, उसमें अगर थिक एंड थिन प्लेसेस हैं तो वो रिमूव हो जाए। यान के ऊपर हेरीनेस होती है, मींस प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर जो कि यान की सरफेस के ऊपर होते हैं, तो ये कम हो जाए, और यान की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, टू इंक्रीज in some cases sizing is now done to modify the characteristic of yarn to have an effect on fabric weight। ये मैंने आपको बताया था कि अगर समटाइम ना यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे 2 नंबरी करने के लिए ये जो छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं वो फैब्रिक का वेट को बढ़ा देते हैं। तो समटाइम आपने ऐसे भी देखा होगा कि इनिशियली जब आप शॉप से फैब्रिक परचेज करते हैं तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी थिक फैब्रिक है, और आके आप उसको वॉश करते हैं तो उसका जो है वो थिकनेस कम हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो फ्लिमजी सी हो जाती है। तो इन दैट केस उसका जो असल रीज़न है वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो वेइंग एजेंट जो है वो अप्लाई किए होते हैं, तो इनिशियली वो वेट ज़्यादा उसका नजर आ रहा होता है। To remove the weave, to improve the weavability of the wav yarn, to maintain good fabric quality, तो फैब्रिक की क्वालिटी को इन्हांस करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसकी टेंसाइल और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो भी इम्प्रूव करना, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना, प्रोट्रूडिंग फाइबर को रिमूव करना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मैंने बताया था आपको क्लास में कि समटाइम जब हम सिंथेटिक यार्न यूज़ करते हैं तो मशीन के ऊपर जब उनके दरम्यान में रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से उनके दरम्यान जो है वो यार्न के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, जो कि फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोसेस है उसको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए हम उसके ऊपर कुछ वैक्सिंग कर देते हैं और कुछ एंटी स्टैटिक एजेंट जो है ड्यूरिंग साइजिंग प्रोसेस वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है या ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। साइजिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि साइज यार्न मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, कि वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और इलास्टिक भी होना चाहिए। यानी जब आपने साइज कर लिया है तो साइजिंग के बाद जो आपको मेन चीज़ हासिल होनी चाहिए वो ये है कि वो आपका जो यार्न है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर यार्न स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी नहीं होगी। दूसरा ये है कि यार्न स्ट्रेंथ एंड लूजनेस इन इलोंगेशन शुड बी विन एडमिटेड लिमिट। अच्छा, ऐसा ना हो कि उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो इलास्टिसिटी है बहुत ज़्यादा हो। अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होगा तो फिर भी हम वीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इतनी साइजिंग नहीं करनी होती
कि यान की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा जो है वो हो जाए, यानी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उस केस में वो बड़ा हार्ड हो जाएगा और फिर भी हम उसको वीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसका टेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कांस्टेंट ऑल द टाइम, कि उसकी जो टेंशन है वो कांस्टेंट रहे। वीवर्स बीम मस्ट हैव अ सिलेंड्रिकल शेप, आपने जो वीवर बीम यूज करना होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वो क्या नाम है रेक्टेंगल शेप में या स्केल शेप में नहीं होगा, क्योंकि उस केस में उसकी अनवाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, तो सिलेंड्रिकल शेप में आप यूज करेंगे। साइजिंग प्रोसेस मस्ट बी एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिकल हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर इतना कॉस्टली प्रोसेस होगा तो फिर हम वो फैब्रिक की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी और अल्टीमेटली जो है उसको कस्टमर जो है वो बाय नहीं करेगा। साइजिंग ऑफ फ्लो प्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास पीछे वार्पिंग से जो बीम आए थे उन बीम को एज अ इनपुट हम यहाँ पे यूज करेंगे और उनके ऊपर साइज अप्लाई करेंगे, फिर उनकी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग के बाद मैंने बताया था कि वो जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनको सेपरेट करना होता है, तो वहाँ पे लीजिंग रॉड जो है वो आप यूज करेंगे और लीजिंग रॉड के बाद हम अल्टीमेटली जो है वो इनको ले जाते हैं बीम के ऊपर, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीम जो है वो मिलके एक जो है वो वीवर बीम बना देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाले जो है वो इसकी क्रील है, जहाँ पे मैं इस वक्त कर्सर है मेरी, तो ये क्रील है उनकी, यहाँ पे वार्पर बीम लगाएंगे और इन सारे वार्पर बीम का यान जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और इनको फिर मुख्तलिफ रोलर्स से, ये जो गाइड रोलर्स हैं इनसे पास करेंगे और ये हमारा साइज बॉक्स है जिसके अंदर साइज मटेरियल है। साइज मटेरियल के लिए ना एक अलहदा सेटअप लगा होता है जहाँ पे हम इसकी कुकिंग करते हैं। मतलब एग्जांपल दी थी आपको कि जैसे घर में आप जो है वो करते हैं कुकिंग, कपड़ों को माया वगैरह लगाने के लिए, तो पहले वो माया का जो पाउडर है उसको आप वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और उसको टेम्परेचर देते हैं, बॉईल करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर देती है, तो उसको फिर आप अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। तो इन जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हमने उसकी विस्कोसिटी जो है वो ऑप्टिमम रखनी होती है कि अगर उसकी ऑप्टिमम विस्कोसिटी होगी तो ये वाला जो रोलर है इसको हम डिपिंग रोलर कहते हैं कि ये उसको डिप करके रखता है और यहाँ से जब डिप का हो जाता है तो यहाँ पे दो रोलर्स लगे होते हैं जिनको स्क्वीजिंग रोलर कहते हैं। इनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो उनको प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद एट द सेम टाइम उनको जो साइज मटेरियल है वो यान के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और जो एक्स्ट्रा साइज अमाउंट है वो यहाँ पे दोबारा रिमूव हो जाती है, वो अगेन साइज बॉक्स के अंदर आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर दोबारा हम उनको डिप करते हैं ताकि जो पेनिट्रेट हुई है वो फर्दर पेनिट्रेट हो जाए, तो फिर दोबारा उसकी स्क्वीजिंग करते हैं ताकि वो जो है ऑप्टिमम वैल्यू तक अटेन हो सके। तो हम जो साइज ये जो रोलर्स हैं दो, क्या नाम है इनका, जिनको हम स्क्वीजिंग रोलर कहते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके हम साइज परसेंटेज को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपने साइज परसेंटेज ज़्यादा रखनी है, मतलब ज़्यादा साइज मटेरियल अप्लाई करना है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे। अगर आपने कम करना है तो कम कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो एक्स्ट्रा हद तक वो रिमूव नहीं करेगा। उसके बाद इनको ले जाते हैं आगे ड्राइंग जोन में। तो ये ड्राइंग जोन है जहाँ पे बड़े बड़े रोलर्स लगे होते हैं और इनको टेम्परेचर जो है वो स्टीम के जरिए हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं और इनका टेम्परेचर तकरीबन 100 से 120 से 130 तक होता है। तो इस तरह जब ये साइज रेसिपी इनके ऊपर से साइज यान इनके ऊपर से पास करता है तो ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी पहले जो रोलर्स हैं क्या नाम है ड्राइंग रोलर जो है इनका टेम्परेचर कम होगा और जैसे ही आगे आगे जाते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं।
तो जब यहाँ पे एंड पे आते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके होते हैं। ड्राइंग 2-3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। एक जो इनका टेम्परेचर है वो कितना है, स्पीड कितनी है, साइज की जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज़्यादा है। तो अगर हमें साइज की एप्लीकेशन ज़्यादा है तो स्पीड कम करना पड़ती है। अगर साइज की एक और फैक्टर होता है वो यहाँ का काउंट होता है कि यहाँ का काउंट कितना है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम इनकी स्पीड की जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। और आगे जब ये रोलर से बाहर निकलते हैं तो ये दोबारा जो है ना वो जुड़ चुके होते हैं, क्योंकि साइजिंग जो है वो एक समझ लें कि इन फाइबर को जोड़ देता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम रॉड लगा देते हैं। तो वो रॉड जो होते हैं वो नंबर ऑफ बीम पे डिपेंड कर रहता है, हमारे बीम कितने थे उनके हिसाब से एक कम जो है वो रॉड हम लगा देते हैं। जैसे पीछे 4 बीम है तो आगे रॉड जो है 3 लगा देंगे, पीछे 10 हैं तो 9 लगा देंगे। और इस तरह ये जान जो है सेपरेट करके अब हम इसको बीम के ऊपर पॉइंट कर देंगे और ये जो हमारा बीम बनेगा इसको हम कहते हैं वीवर बीम। अच्छा, ये उसके मशीन की पिक्चर थी, ये हमने उसका वीडियो हमने इसकी देखी थी। फिर हम कहते हैं कि जो साइज की टाइप्स हैं वो 4 तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं। लाइट साइज है, प्योर साइज है, मीडियम है और हैवी साइज है। लाइट साइज में 10 से 15 तक उसकी रेशियो होती है। प्योर साइज में 16 से 25 है और उसके बाद जो मीडियम साइजिंग है उसमें 26 से 50 तक है और फिर 50 से 100 तक उसको हम हैवी साइजिंग कहते हैं। अच्छा, साइज मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बेसिकली 3 तरह का साइज मटेरियल होता है। एक को हम एडहेसिव मटेरियल कहते हैं, दूसरा लुब्रिकेंट है और तीसरा एडिटिव्स है। एडहेसिव मटेरियल मेन मटेरियल होता है जो कि यान के अंदर स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो अटेन करते हैं या इलास्टिसिटी अटेन करनी है या जितनी भी मेन प्रॉपर्टीज जो हमने अटेन करनी है वो एडहेसिव मटेरियल से। इसलिए इसको हम फिल्म फार्मर भी कहते हैं या कोटिंग मटेरियल भी कह देते हैं। तो ये मेनली कोटिंग मटेरियल होता है जो कि यान के ऊपर अप्लाई होता है। दूसरा लुब्रिकेंट मटेरियल्स है। लुब्रिकेंट में अगर हम देखें तो जहाँ पे हमें कोई वैक्सिंग करनी है या कोई और ऑब्जेक्टिव लेना है तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और तीसरा जो एडिटिव है, एडिटिव जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। जैसे वेइंग एजेंट यूज़ करना है तो उसका वेट बढ़ाना है तो इन दैट केस जो है वो ये भी एडिटिव के तौर पे होगा। या अगर कोई ऐसे साइज मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ना वो डेवलप हो रहा होता है, वो फोमिंग हो रही होती है, तो अगर हमने फोमिंग को ख़त्म करना है तो एंटी फोमिंग एजेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह समटाइम हमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ लेनी है या फिर एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज लेनी है तो इन दैट केस हम जो है ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये एडिटिव के तौर पे यूज़ की जाएंगी। अच्छा, जो साइज इंग्रेडिएंट है इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो सबसे क्योंकि साइजिंग जो होती है ना बाद में जब हम फैब्रिक बनाने के बाद जब हम प्रोसेसिंग के डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे हमने डाइंग और फिनिशिंग करनी होती है तो वहाँ पे ये साइज मटेरियल को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो इस केस में तो साइज मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली वहाँ पे जाके रिमूव हो जाए, यानी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी रिमूव हो जाए। उसके बाद साइज कुछ मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो जो यान है उसको नुकसान ना पहुँचाए और वो एडहेसिव मटेरियल जो है वो ज़्यादा एडहेसिव हो, मतलब उसकी जो अंदर एडहेसिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और फैब्रिक की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दे, फैब्रिक की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर दे और वीवेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर दे। उसके बाद जो फैब्रिक को है डिग्रेड ना करे, उसके कलर चेंज ना करे, कलर स्पॉट्स ना आए और सबसे जो अहम है उसकी जो कास्ट है और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी हो। मतलब ये ना हो कि वो मिल ही नहीं रहा कहाँ से, तो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट से दस्तियाब हो और उसकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, लो कास्ट में हो। तो ये प्रॉपर्टीज
अगर हम एडहेसिव मटेरियल की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली दो तरह के एडहेसिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं, एक हम नेचुरल मटेरियल यूज़ करते हैं और दूसरे हम सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो नेचुरल मटेरियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वीट है, फ्लोर है, उसके बाद शागू है, गंदम के आटा है, चावलों का आटा है, मकई का आटा है, ये सारे जो हैं ये इनको कहते हैं वीट फ्लोर, राइस फ्लोर, बार्ली फ्लोर, मैज फ्लोर, ये सारे जो हैं वो एज आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज एडहेसिव सब्सटेंस के तौर पे। पोटैटो की स्टार्च है, गम है, तो ये सारी चीज़ें आप सिंथेटिक में देखें तो हमारे पास है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज है, CMC इसको कहते हैं, PVA है, पॉलीविनाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, और PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये तीन जो है मटेरियल एज ए सिंथेटिक मटेरियल के तौर पे आपको इनको साइज इंग्रेडिएंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट में हम देखें तो वैक्सेस हैं, एनिमल की फैट्स है, मिनरल ऑयल है, एनिमल का ऑयल है। तो मिनरल ऑयल जैसे भी होते हैं और एनिमल के ऑयल्स भी होते हैं और वेजिटेबल के ऑयल्स जो हैं वो भी होते हैं। तो ये सारे एज ए लुब्रिकेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक में देखें तो कुछ केमिकल्स हैं जो कि एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। उसमें सैलिसिलिक एसिड है, जिंक क्लोराइड है, फिनॉल है, मल्सीफायर है और कॉपर सल्फेट है। तो ये सारे केमिकल्स हैं जिनको एज एंटीसेप्टिक एजेंट या एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। साइजिंग को अगर हम देखें तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी हैं, तो एक चीज़ है साइज जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, यानी यार्न अगर ब्रेक हो रहा होता है तो अच्छी साइजिंग, मैंने शुरू में बताया था कि जितनी अच्छी साइजिंग होगी उतनी अच्छी वीविंग होगी। उसके बाद जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है उसको इन्हांस कर देता है, स्टिफनेस को इन्हांस कर देता है और फैब्रिक के अंदर जो इलास्टिसिटी है ये इन्हांस कर देता है। उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आपने ज़रा देख लेनी अच्छी तरह कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को भी इन्हांस करता है। उसके बाद यार्न का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी एक्सटेंशन कम हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है उसको डिक्रीज कर देता है और यार्न की हैवीनेस जो है इसको रिमूव कर देता है। तो ये सारी जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती हैं साइजिंग के बाद। साइजिंग में फॉल्ट कौन कौन से आ सकते हैं, वो साइज स्पॉट उसको कहते हैं कि कहीं कहीं साइजिंग की वजह से कलर चेंज हो जाता है या साइज जो है वो डब्बे से बना देता है, तो इसको साइज स्पॉट कह देते हैं। रिपीटिंग वार्प स्टील्स कि समटाइम हम साइजिंग इस तरह करते हैं कि जब वार्पिंग का वो जो वार्प यार्न होता है फैब्रिक के अंदर उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उसकी स्टीप्स बन जाती हैं, जिन पट्टियाँ सी बन जाती हैं, तो ये भी एक उसका फॉल्ट है। समटाइम शाइनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप फैब्रिक के ऊपर जैसे प्रेसिंग करते हैं तो वहाँ कहीं कहीं फैब्रिक जो है वो शाइन करना शुरू कर देता है, तो शाइन करना ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती, ये बेसिकली वहाँ पे फॉल्ट जो है वो कंसीडर होता है। उसके बाद सैंडी वार्प है, ड्यू टू नॉट क्रशिंग और ग्राइंडिंग द साइज मटेरियल प्रॉपरली, कि अगर आपका जो साइज मटेरियल है उसके जो है वो पाउडर प्रॉपर नहीं बना, उसके अंदर छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो इसको सैंडी वार्प कहते हैं। सैंडी वार्प ये होता है कि जब आप वार्प के यान जो है या वार्प का जो यान है उसके ऊपर हाथ से टच करेंगे तो वहाँ पे हल्के हल्के दाने महसूस होंगे। तो ये जो दाने होते हैं ये इसकी मेन वजह ये है कि आपका जो पाउडर है वो प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर जैसे आप सूजी के दाने छोटे छोटे होते हैं, तो जस्ट लाइक डैट यहाँ पे भी। उसके बाद अगर आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो वाइंडिंग के दौरान आपका जो बीम है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, तो ये भी एक फॉल्ट होता है, क्योंकि जब आप वीविंग कर रहे होंगे तो उस वक्त ये अनवाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी और यहाँ की ब्रेकेज आ जाएगी। हार्ड साइजिंग ये होता है कि साइज मटेरियल बहुत ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया, तो जब बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस वो भी जो है वो हार्ड साइजिंग
उसको कहते हैं। उसके बाद इन प्रॉपर ड्राइंग, अगर आपने प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई तो क्योंकि ये इमीडिएटली जो है वो वार्पर बीम जो है वो वीवर बीम यूज़ नहीं होता, कुछ टाइम के लिए हो सकता है मशीन अवेलेबल नहीं है, हमें रखना पड़ जाता है। जब स्टोर में रखते हैं तो वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया का जो है वो अटैक हो जाता है और फंगस वगैरह जो है लग जाती है, तो ये भी एक फॉल्ट होता है। उसके बाद जो है साइज की विस्कोसिटी जो है वो आपने ऑप्टिमम रखनी होती है, तो अगर ऑप्टिमम उसकी विस्कोसिटी नहीं तो ये भी साइज के अंदर एक फॉल्ट जनरेट करेगा। और साइज स्टिचिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्राइंग आफ्टर साइजिंग, तो होता ही है कि अगर इम्प्रॉपर ड्राइंग हुई है, प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे जो यान हमने जो लीजिंग रॉड थे उनसे सेपरेट किए थे वो दोबारा आपस में स्टिच हो जाते हैं। तो ये जो दोबारा स्टिच हो जाते हैं जब वीविंग का प्रोसेस होता है तो फिर वहाँ पे ये इशू करते हैं, तो ये भी एक फॉल्ट है उसका। उसके बाद अनइवन साइजिंग है ड्यू टू ओवर और अंडर साइजिंग की वजह से हो सकती है। तो ड्यू टू ओवर और अंडर कंसंट्रेशन ऑफ साइज लिकर के साइज का लिकर जो है वो कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है। साइजिंग के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़े जनरल अंडरस्टैंडिंग के हैं। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी फैब्रिक की, जब हम इसको अनसाइज करते हैं तो अनसाइज करते हुए वो प्रॉपर मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं होता, कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो फैब्रिक के अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है या डाइंग है वो इनप्रॉपर हो जाती है। उसके बाद कास्ट बढ़ गई, मटेरियल बढ़ गया, प्रोसेस जो है वो लेंथी हो गया, इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, जब हम इसको डिसाइज करेंगे तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, एनर्जी की कास्ट लगेगी। तो ये सारे जो हैं वो ये जनरल चीज़ें हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा रट्टे वाली नहीं है, एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। साइजिंग मशीन के पार्ट्स या पार्ट्स आप छोड़ दें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा आपने सिर्फ इतना सीक्वेंस रखना है कि क्रेन जो है वो एक पार्ट है जो कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आगे क्रील है जिसके ऊपर वार्पर बीम लगाए जाते हैं, या भी वार्पर बीम। आगे साइज बॉक्स है जिसके अंदर साइज मटेरियल आप रखते हैं, उसके अंदर रूलर्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के। और उसके बाद ड्राइंग का सेक्शन होता है, ड्राइंग के सेक्शन में टेम्परेचर आप देते हैं, वो स्टीम वगैरह देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट वैक्सिंग डिवाइस लगाते हैं जो कि हमने एंटीस्टैटिक चार्ज जो है उसको रिमूव करना होता है। लीजिंग सेक्शन होता है, इसमें लीजिंग रॉड्स होते हैं जो कि यान को सेपरेट कर देते हैं। और एंड पे हेड स्टॉक होता है जो कि उसको क्या नाम है वीवर बीम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था यहाँ तक जो कि आपके कोर्स का हिस्सा था।